Hello everyone. Today our topic is next part of agriculture. एग्रीकल्चर का नेक्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का बेसिक्स क्या है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं वो सारा हम लास्ट प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म, यानी कि एग्रीकल्चर के द्वारा जो गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज लगाई हैं, यानी कि गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी एक्शन लिए हैं जिससे कि क्या है अपनी एग्रीकल्चर है या इसकी फर्टिलिटी है वो क्या हो, एनहांस हो, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो वो हो। कि एग्रीकल्चर है वो हमारा मेन पार्ट है इकोनॉमी का, डेवलपमेंट का, या यूँ कहें कि हमारी कंट्री के पीपल के इनकम का। तो उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि उस चीज़ को हम आगे इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, तभी हमारी जो फर्दर आगे जो डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम जनरेट होना, ये सारा कहीं ना कहीं इसका ये बेस है जो एग्रीकल्चर है। तो उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए, यानी कि सुधार लाए गए हैं। बेसिकली हम 3 पार्ट्स स्टडी करने वाले हैं, टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड जनरल रिफॉर्म। टेक्निकली यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज हुआ है, किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारी आई है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो क्या क्या हमने इम्प्रूव किया है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई चीज़ें लेके आई है। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाए गए हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करते हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, उनको लोन देना, फंड देना लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, उनको चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, जो कि फर्दर जो भी उनके साथ होता है, एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है, उससे प्रोटेक्ट करना। उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन लागू किए गए हैं वो इसके अंदर आते हैं। जनरल रिफॉर्म जो जनरली हमारे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जितने भी सुधार किए गए हैं वो जनरल रिफॉर्म के अंदर आते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहला है कि टेक्निकल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी को चेंज करना या उसको इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी जितनी टेक्नोलॉजी हाई रहेगी, जितनी हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी होंगी जिससे हम क्या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हमारे जो ओवरऑल सिस्टम है उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए एग्रीकल्चर का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। टेक्निकल का, टेक्नोलॉजी का यूज ऑफ HIV सीड, जो हाई यील्डिंग जो वैरायटी है, यानी कि जो हमारे हाई वैरायटीज हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी जिससे जिनकी जो इनको हम क्रॉप करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो रेदर देन कि हम जो अपना नॉर्मल सीड यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा होती है, और उससे उसका जो फसल है ना वो मतलब अच्छे हाइब्रिड जो सीड्स है ना, जो बीज है वो तैयार किए जाते हैं अलग टेक्नोलॉजी या केमिकल की थ्रू हेल्प से। तो उससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, वो भी जनरेट होगी, जो इंडस्ट्री है उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। जो अच्छा ही सीड्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या चेंज किया गया कि काफ़ी हद तक हाईब्रिड जो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी हैं वो लाई गई मार्केट में, और ये काफ़ी हद तक काम कर रही है, इसका वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है, और जो काफ़ी लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। जो ये हमारे सीड्स लेके आए हैं, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर है ना उसको यूज करें, इससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है ना, उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो इंक्रीज होती है। तो हम उस तरह की केमिकल इसके अंदर लेके आते हैं नए नए इसके अंदर, कि जिससे हमारी जो फर्टिलिटी, जो सॉइल है उसकी अगर उपजाऊ फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होगी, यानी कि वो हमारा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आएगा, उससे अच्छे फसल है वो अच्छी होगी। एक तो बीज बड़े हाइब्रिड्स हैं, दूसरा हमारी जो सॉइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो हमारे उसमें क्या बेनिफिट रहेगा, जो उसकी पावर है वो और बूस्टअप होती जाएगी, उसको किस तरीके से उसको यूज़ करना है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अलग अलग वैराइटीज़ हैं, कौन से टाइम में किस तरह की क्या क्या चीज़ें सॉइल को प्रोवाइड करवानी है, कौन कौन सी फसल है उनको कौन कौन से केमिकल देने हैं, जो क्या है कि फसल के लिए कि प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं और कहीं ना कहीं वो नुकसान भी ना करें, इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी कि जो दूसरा हमारा जो एग्रीकल्चर करने का जो वे है ना, यानी कि उसको साइंटिफिकली लेके आए हैं हम, और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो इसका उसके बाद ये चीज़ें हैं वो काफ़ी एकदम से बूस्टअप हुई हैं, उसमें चीज़ें लेके आए थे, यानी कि इसको हम साइंटिफिकली तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं होता कि चल ठीक है हमारे पास लैंड है, सॉइल है, उसके हमने क्रॉपिंग कर दिया एंड ऑल दैट काम हो गया, उसको साइंटिफिक तरीके से करते हैं कि अब
किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, हमारी जो सोइल है उसको चेकआउट किया जाता है, वाटर है उसको चेकआउट किया जाता है कि सोइल के अंदर क्या क्या पावर है, कितनी फर्टिलिटी पावर है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर इजीली क्या है जिससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, जो वाटर है वो किस तरीके का है, उसमें जो नमक है वो कितनी मात्रा में है, किस कौन कौन सी फसल के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ें भी चेकआउट की जाती है। तो साइंटिफिकली उसको मैनेज करना है, साइंटिफिकली उसको यूज़ करते हैं ताकि वो, अगर हमें पता होगा कि हमारे सोइल है वो इस फसल के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगी रेदर देन कोई और फसल है, तो हम उसके जो पावर हमें पता है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हम दूसरी फसल को क्यों उगाएं, उसकी क्रॉपिंग करने का कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। वाटर है वो किस फसल की ज़्यादा यूजफुल है, किस तरीके का वाटर है, कितना वाटर में सप्लाई करना चाहिए, कितने टाइम के बाद करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में होंगी, उनका हमें पता होगा, तो उसका हम अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं और हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस कर सकते हैं। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, सेम यही चीज़ है कि जो हमारा कल्टीवेशन का जो मीन्स है, नहीं कि किस कब हमें कल्टीवेट करना है उस चीज़ को, कब हमें उस पर पानी देना है, कब हमें गैप, कितना हमें गैप देना है एक फसल से दूसरी फसल के अंदर, उस गैप की में क्या करना है जिससे सोइल की जो फर्टिलिटी पावर है वो इंक्रीज हो, कौन कौन सी उसको खाद स्प्रे प्रोवाइड करवानी है, वो सारा इसमें कि मैकेनाइज्ड है, यानी कि प्रॉपरली बताया जाता है। टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया गया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू लेके आए हैं कि इस जो ये मशीनरी है इसके द्वारा जो लैंड है ना उसको ईजिली आप सेटअप कर सकते हो, इसको इक्वलाइजेशन कर सकते हो, जिससे पानी है वो पूरे के पूरे जितना भी आपका एरिया है उसमें इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट हो, या जो फसल है किस फसल के लिए कहाँ पे कौन सी इतनी यूटिलाइज हम करना है प्रोडक्शन, या हमें कितना पानी देना है, कितने टाइम बाद देना है, और जो इसका जो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे इसको कल्टीवेट करना है, कौन कौन सी मशीनरी हैं जिसके थ्रू इसको हम और अच्छा कर सकते हैं या और मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुई हैं, बूस्टअप की गई हैं, और इसका बेनिफिट वाकई में मिल रहा है इसको, इसका जो काफ़ी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, फार्मर्स का बेनिफिट ले रहे हैं। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या आए हैं कि जो इसमें क्या होता था कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम उसके बाद क्या आती थी कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आती थी कि फाइनेंस है वो कैसे मिलेंगे। तो जो मेन हमारा जो चलता था वो एक जमींदारा सिस्टम होता था, उसके अंदर जो सोइल का जो ओनर होता था वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी जो जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस पीपल हैं, वो उनसे किसी भी रेंट के थ्रू या फिर यूँ कह लें कि वो किसी भी सिस्टम के थ्रू वर्क करते थे, जिससे कि 60 साल वो काम करेंगे उसके ऊपर, फिर वो जो ओनर है वो अपने अकॉर्डिंग उनको क्या है उसका रेमुनरेशन मान लो या कुछ भी उसको हिस्सा उसमें से फसल में से मिलता था। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता था कि प्रॉपर कोई सिस्टम ही नहीं था, इंटरमीडिएटर हैं वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे सेटअप सारा कुछ, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके ऊपर भी हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जो लोग उनके मतलब जो लैंड है उसको यूज़ करते थे या उसके ऊपर जो कल्टीवेट करते थे, क्रॉपिंग करते थे, तो उनको बस उतना ही, उनका बस डेली रूट जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं उसी के लिए ही बड़ी मुश्किल से वो अपना क्या है फंड ले सकते थे, क्योंकि इसके ऊपर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो भी हाई होता था कि उसको आगे से चलता रहता था कि तुम्हारा अभी भी इतना और देना बाकी है। तो वो क्या है एक उससे लिमिट हो गई थी कि उसी में उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमने पैसे लिए हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं किए तो फिर हम कहीं और जा नहीं सकते। तो ये सिस्टम है, तो उसको अबॉलिश किया गया था इंटरमीडिएटर को, इस सिस्टम को ख़त्म करना किया गया था। यूँ कहें कि 100% ख़त्म हो गया, तो अभी नहीं हुआ है, चलता है अभी भी, क्योंकि हमारा जो रूरल आबादी है उसमें सिस्टम अभी भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या है, इसके ऊपर काम किया गया है कि हम क्या करें। अगर हम जो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर कम फॉर्मेलिटीज के अंदर ईजिली अगर जो फार्मर्स हैं उनको फंड प्रोवाइड करवा दिया जाए तो इस चीज़ से वो क्या निकल सकते हैं। क्योंकि लोगों के माइंड में ये था कि जो इनको आड़ती बोलते हैं, वहाँ से अगर हम फंड लेंगे तो हम कभी भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम हम ले सकते हैं कि हमें जब आज ज़रूरत पड़ी, अभी पड़ी, रात को हुई, तो कोई भी इमरजेंसी हुई तो हम इजीली ले सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो क्या है, बैंकिंग सिस्टम से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम के लिए उन्हें अपने आउट ऑफ द विलेज या कहीं या मतलब नियर अबाउट जो सिटी है उनमें जाना, वहाँ पे फिर फॉर्मेलिटीज़ करना, उसके बाद उन्हें पैसा मिलता था। तो इस चीज़ को क्या है
अगर इन चीज़ों को जो हमारी जो फॉर्मेलिटी है उसको कम कर दिया जाएगा, इजीली फंड अवेलेबल हो जाएगा, तो ये चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी, क्योंकि फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो इंटरेस्ट ऑफ रेट हमें बैंक से इतने लो में मिलता है वो यहाँ पे इतना हाई हमें देना पड़ता है। तो इस चीज़ को कम किया गया था। रेगुलेशन ऑफ रेंट, वो अपनी मनमर्जी से रेंट को फिक्स करते हैं कि इतना रेंट है, इतना रेंट चार्ज किया जाएगा, इतना रेंट चार्ज किया जाएगा, कोई सिस्टम ही नहीं था। वो अपना काम करते हैं, उनको उतना नॉलेज होता नहीं था, तो कोई सिस्टम सेटअप नहीं था कि कितना रेंट होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको रेगुलेट कर दिया कि जो 1/3 है ना, उससे ज़्यादा जितनी भी क्रॉपिंग की है उससे 1/3 से ज़्यादा आप रेंट नहीं ले सकते। और इसके अंदर भी काफ़ी प्राइमरी जो सोसाइटीज़ हैं और काफ़ी जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिससे कि लोग जो इस इंटरमीडिएटर सिस्टम है उसको ख़त्म किया जा सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर क्या है, एक सोसाइटी बनाई गई है फार्मर्स की, एक सोसाइटी बनाई गई है कि उस सोसाइटी के अंदर अलग अलग जो प्राइमरी सेक्टर हैं या फिर उससे जो आगे रूरल डेवलपमेंट है या अदर इंस्टीट्यूशन हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं, उसको सेटअप किया गया ताकि लोग हैं ना वो उन चीज़ों से जो गांव के अंदर हैं जो आड़ती हैं उनसे उनको बचाया जाए, उनसे उनको छुड़वाया जाए, क्योंकि वो उनका एक तो इंटरेस्ट ऑफ रेट हाई है और फिर उनका जो हिसाब है ना वो आगे से आगे चलाते रहते हैं कि जितनी भी उन्होंने अपनी जितनी भी फसल हुई सब उनके पास आ जाए, और उसका भी उनको प्रॉपर देना, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि कैसे इसको इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, कितना बनता है, कितना टाइम के बाद बनता है, कितना जो बैंकिंग है उसका इंटरेस्ट रेट है और कितना यहाँ से चार्ज किया जाता है, तो ये चीज़ें पता नहीं थी। तो अब क्या हुआ, इसके बहुत सारे सेक्टर ओपन कर दिए, सोसाइटी बना दी गई है जहाँ से क्या है फंड भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट भी लो रहता है और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कम रहती हैं। और जो इसके लिए नाबार्ड है, नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था, ये बेसिकली प्रॉपर एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करता है, लेकिन डायरेक्टली फार्मर्स को फंड नहीं देता, लोन नहीं देता। ये क्या करता है, जो भी एग्रीकल्चर के फर्दर जितने भी बैंक्स हैं ना उनको क्या करवाता है, ये लोन प्रोवाइड करवाता है ताकि वो क्या करें फर्दर फार्मर्स को लोन दे सकें। तो एक जो नाबार्ड है ना, जो ये इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि वो एग्रीकल्चर के लिए फंड प्रोवाइड करवाए, चाहे वो कोई भी टेक्निकली और लो रेट के ऊपर। ये क्या करता है, आगे जो रूरल डेवलपमेंट बैंक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको क्या है फंड देता है, फिर वो आगे फर्दर फार्मर्स को देते हैं। नेक्स्ट है जनरल रिफॉर्म। जनरल के अंदर क्या होता है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये भी होती थी कि जो हमारा जो क्रेडिट पे मिलना फंड, कि हम कोई अगर बैंकिंग से हम नॉर्मली जाते हैं तो कि हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी के पहले अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रखो फिर हम उसका लोन मिलेगा, किस तरह की सिक्योरिटी हम रखें, कैसे कौन से फंड मिलेंगे, तो ये था। अब क्या हो गया, इसका थोड़ा सिस्टम कर दिया गया है कि जो क्रेडिट है ना वो भी क्रेडिट मिलेगा। हाँ, उसका एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ता है, उसका प्रूफिंग तो होता है, लेकिन क्या है कि ये फंड आपको क्रेडिट पे मिल जाएगा। अगर फसल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं मुआवजा ही मिल जाता है, कई बार माफ़ भी कर दिया जाता है। भी जो जब इनकम ही नहीं हुई है तो ये जो जितना क्रेडिट लिया है वो चुका नहीं पाएंगे, तो ये प्रोविजन लागू किया गया। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको एक्सपेंड किया गया है कि अगर जो रेनफॉल है उसके ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रह के अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते, चाहे कितने भी हम हाइब्रिड सीड्स यूज़ करें। जब बारिश ही नहीं है, पानी ही नहीं मिलेगा तो हम उसको कैसे उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो जो इरिगेशन सिंचाई की हैं, जो अलग अलग क्या है बड़ी बड़ी नहरें हैं, नहरों से अलग अलग नाले हैं वो निकाले गए हैं। अभी भी इसको एक्सपेंड और किया जा रहा है ताकि जितना मैक्सिमम एरिया हम कवर कर सकते हैं उसको करें, उस वाटर को हम यूटिलाइज करें, तो इसको एक्सपेंड किया गया है। प्राइस बोर्ड पॉलिसीज में इसको क्या किया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मेन प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो फार्मर्स है ना उनको उतना रेट नहीं मिल पाता था जितना रेट उनको जो फसल का बनता है। जो मेन लोग होते थे, जो कुछ बिजनेस पार्टनर होते थे, वो क्या करते, जब भी फसल की कटाई हुई तो उसका रेट है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि इस टाइम में मार्केट में जो गुड्स है उनकी सप्लाई ज़्यादा रहती है, तो उसके रेट है वो डाउन, वो लोग स्टोरेज करके इसका पूरा बेनिफिट ले लेते हैं और उसके बाद जो फार्मर है उसको उसका एक्चुअली बेनिफिट नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस बोर्ड पॉलिसी है उसको स्टार्ट किया गया है, जिसके थ्रू क्या है कि गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड भी देती है और उसमें एक मिनिमम प्राइस क्राइटेरिया रख देती है भी, जो आपकी जितनी भी एक्सेस जो होगी प्रोडक्ट, जो क्रॉपिंग होगी, जो प्रोडक्शन होगी उसको गवर्नमेंट परचेज करेगी, ठीक है, तो उसका ये मिनिमम प्राइस है वो इतना रहेगा। तो जिससे क्या है कि जो फार्मर्स हैं
उनको ये होता है कि ठीक है हम इस टाइम में गवर्नमेंट को सेल करते हैं, और जो ये जो प्राइस गवर्नमेंट जो प्राइस डिसाइड करती है उसका और जो प्राइवेट है उसका काफ़ी डिफरेंस भी होता है या हाई होता है। तो गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस क्राइटेरिया रख देती है, उसी के हिसाब से कि जो फार्मर्स है वहाँ पे आके सेल करें और अपना डायरेक्ट बेनिफिट लें। किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गवर्नमेंट है वो फार्मर से परचेज करती है और प्राइस भी डिटर्मिनेट होता है ताकि उनके साथ चीटिंग है वो ना हो। तो ये काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको बूस्टअप किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।